खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अय्याम जुदाई के सितम देख जफा देख, बेताब न हो मार काए बीमो रिजा देख। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहर तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा दे। गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर खालिद मखदूम साहब, स्टेज पे बैठे हुए सभी जिम्मेदारान, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और खालिद मखदूमी साहब ने जो यहाँ पे तालीम के मैदान में एक नया मोड़ देने का काम किया है, उनको सपोर्ट करने के लिए और साथ साथ में सारे चेंज को अपनाने का एक अहद करके आए हुए सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आपने एक कहावत सुनी होगी, हरकत में बरकत। तो आज ये सब जो आप देख रहे हैं खालिद भाई की हरकत का नतीजा है। और बम्बई को जाने के बाद, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के बाद भी उन्होंने अपने गांव को और यहाँ के जो भी ज़रूरतें हैं उनको नहीं भूला, और मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने यहाँ तक लाने के लिए, और पीछा छोड़ा नहीं। उसको ही कहते हैं हरकत। और आप भी अगर बरकत चाहते हैं तो ज़िंदगी में हरकत कीजिए, और जितनी बरकत चाहते हैं उतनी हरकत कीजिए। किसी भी मज़हब के 3-4 बातें हैं, एक है हरकत, दूसरी है हिजरत, तीसरी है हिकमत, और चौथी है तालीम के साथ। अब खालिद भाई ने हिजरत भी की, हरकत भी की, तालीम भी ली और हिकमत से काम भी लिया। अगर एक शख्स इतने काम कर सकता है तो यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे स्टूडेंट, टीचर, यहाँ के सारे लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो आप यकीन मानिए तो क्या होगा अगर ये सब करने लगेंगे तो। गरीबी की बातें बहुत हुई, लेकिन असली गरीबी देखने वाले यहाँ पे वो कम लोग हैं। मैं पहली से एसएससी तक, उन दिनों में 11वीं में एसएससी हुआ करती थी,
पहली से एसएससी तक मैंने पैर में चप्पल नहीं पहने हैं। पहली से एसएससी तक मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। और अभी आपने स्कूल देखी, इतनी खुशी का इजहार किया। हमारे गांव के अंदर जब टीचर आकर एक दरख्त को ब्लैक बोर्ड मारकर पढ़ाता था तो हमारे गांव में स्कूल आ गया था। हम नीचे मिट्टी में बैठते थे। और ऐसे हालात में मैंने खुद पढ़ा हुआ है और यहाँ पे बैठे हुए डजनों से लोग उसी तरीके से पढ़े हुए लोग हैं। क्योंकि उन दिनों में इस मुल्क में कौन सी पैदाइश होती थी? गरीबी की। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? गरीबी का ही डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ करता था। अब उन दिनों के हालात में और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और इसको अगर हम समझते हैं तो उन दिनों के हालात में ये लोग अगर काम करके इतने आगे बढ़े हैं तो आज के अच्छे हालात में आपको कितना आगे बढ़ना है, इसका हिसाब किताब करेंगे। मुझे लगता है यहाँ से बम्बई को जाने के लिए कितना वक्त लगता था? आज से 25-50 साल पहले 4 दिन तो बम्बई जाने को लगते थे और आज 4 घंटे में बम्बई जाके वापस भी आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गरीबी के रोने दफना दीजिए। सारे मजहबों में मायूसी को कुफ्र कहा गया है। ये मायूसी का मतलब है हम रोने धोने की बातें करना। रोने धोने की बातों से रिजल्ट नहीं आते। रोने धोने इसको पीछे छोड़ने के बाद में रिजल्ट आते हैं। और इसका हम लोगों को ख्याल करना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। आपने देखा है कि कौन सी उम्र के बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं 10 दिन के ट्रेनिंग में। और 1 महीने के ट्रेनिंग में मुझे पूरा यकीन है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाएंगे और सारे यूपी के बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। सारे यूपी के 20 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको लीड करने का काम करेंगे और यही ख्वाब हमने देखा हुआ है और उसी ख्वाब को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप इन बच्चों को आपने जब कंप्यूटर पे काम करते हुए देखा तो उनके माँ बाप को कितनी खुशी हुई देंगी। उनके घरों का माहौल कैसा बदल गया होगा, उनके घरों में उम्मीद कैसी आ गई होगी। और जिस घर में मायूसी होती है वो प्रोग्रेस नहीं करता, जिस घर में उम्मीद आती है वो छलांग लगाकर सबको पीछे छोड़ के चला जाता है। और वही काम करने के लिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर का सेंटर लाके आपके सामने रखा हुआ है। लोग बोलते हैं इनामदार साहब का शुक्रिया, इनामदार साहब ने ऐसा किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप सब लोग जानते हैं, ये मानी हुई बात है कि ईश्वर के तरफ, अल्लाह के तरफ एक कदम अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर अल्लाह आपके तरफ 10 कदम आगे बढ़ाता है। सब लोग मानते हैं। तो मैं ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ व्यापार कर रहा हूं। 1 रुपया अगर लगा रहा हूं तो 10 रुपए मुझे मिल रहे हैं। बैंक में 100 रुपए अगर आप रखते हैं तो 1 साल के बाद में 8 रुपए मिलते हैं। बैंक वो भी बंद नहीं हुई तो। और ये व्यापार मैं जो कर रहा हूं, 1 रुपए सुबह में मैं लगा रहा हूं बिजनेस में। आप सब बच्चों की दुआ की वजह से, अल्लाह के प्रॉमिस की वजह से मुझे शाम में 10 रुपए मिल रहे हैं। और लोग समझ रहे हैं कि मैं फेवर कर रहा हूं, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं। और इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ने अगर प्रॉमिस किया है तो वो जरूर होगा। कोई बंदे ने प्रॉमिस किया तो हम भरोसा करते हैं। और मैं इसलिए साहिब हैसियत, साहिब माल लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस पे अगर आपका यकीन है तो पैसे लगाइए। मैं पूना में 15 रुपए लेकर आया था।
मैं 15 किलोमीटर सर्विस के लिए पैदल चलता था, क्योंकि साइकिल लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और भाड़े से साइकिल लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, और शाम को 15 किलोमीटर मैं वापस जाता था। लेकिन ना उम्मीद छोड़ी, ना हार्ड वर्क को छोड़ा, और आज आप जो ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाबों में जो जो चीजों को सोच सकते हैं, वो सब चीजें मेरे पास हैं। और उसकी वजह क्या है? आप जैसे बच्चों में जो एजुकेशन का माहौल हो गया, घरों में उम्मीद आ गई, आपकी दुआओं के वजह से अल्लाह ने मेरे तरफ 10 कदम आगे बढ़ाने का काम किया है, और इस पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए। आमतौर पर लोग ये करते हैं, उनको मालूम तो रहता है 1 कदम का और 10 कदम का मामला। आमतौर पे लोग ये कहते हैं, अल्लाह तू पहले 10 कदम आगे बढ़ तो मैं जरा गारंटी करके लूं और फिर 1 कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये है कि पहले गिराक आने दो, मैं फिर दुकान खोलूंगा। ना कभी ऐसा होता है, ना कभी ऐसा होगा। और हमारा ये मानना है कि सबसे बेहतर अगर काम है आपकी जिंदगी में समाज का करना है, तो बच्चों को तालीम दो। बच्चों को तालीम देने से सारा माहौल बदल जाएगा, सारे तरीकेकार बदल जाएंगे, सारा स्पीड बदल जाएगा, और इस तरीके के काम करने से ही घर में माहौल बदलता है, गांव में माहौल बदलता है, शहर में माहौल बदलता है, और लीडरशिप आती है। और आप जानते हैं कि बच्चे कितने शार्प होते हैं। हमने थोड़ी 2 ही चीजें नई की हुई है कि 5वीं से पहले, यानी उम्र के 5 साल के पहले बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ देना और अंग्रेजी बोलने से जोड़ देना। बिल गेट जो दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान है आज, ये इतना बड़ा पैसे वाला कब बना? जब पूरी दुनिया में 1% लोगों को कंप्यूटर आता था। 1%। बच्चे लोग आप समझ लो अभी 99% आपके पास बाकी है। खालिद भाई को मैंने बोला था कि बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा करो कि बीच में ओपन स्पेस हो, क्यों आने वाले दिनों में ये सारे के सारे बच्चे यहां आएंगे अपने हेलीकॉप्टर को लेकर, और यहां पे हेलीकॉप्टर को उतारेंगे। और मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, इस उम्र में अगर इनको टेक्नोलॉजी से जोड़कर अंग्रेजी बोलना आ गया, ये छलांग लगाएंगे। और एक नया तरीकेकार हमने यही लाया है कि जो पहले 12वीं के बाद में होता था, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में लाने का काम किया है, और एक नया अप्रोच हमने लिया है। उसके रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में पूरे यूपी का चेहरा मोहरा बदलने का काम इस इदारे के जरिए होने वाला है। इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि लीडरशिप करने के लिए बदले हुए हालात में, बदले हुए स्पीड में तरीकेकार को इख्तियार करना पड़ता है। और तरीकेकार वही होते हैं, हर 20-25 साल में सिलेबस भी बदलते हैं, यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलते हैं, बुक्स बदलते हैं। तो कौमों को चेंज करने के लिए 20-25 साल काफी है। और अभी वो भी कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं है, ये कंप्यूटर है, इसमें 5 करोड़ किताबें हैं। कितने हैं? इसमें हाथ में है, जब चाहे हैं, जैसा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अच्छी चीजें बुरी चीजें हमेशा रही हैं, और इसमें उसको रोका जा सकता है, उसको इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम है नहीं। और माफ करे अल्लाह, मुझे आदम अलैहिस्सलाम को अर्श से फर्श पे क्यों आना पड़ा था? अच्छाई और बुराई के मामले हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और जब तक अच्छाई और बुराई के मामले हैं तब तक दीन की जरूरत है। जिस दिन सारे के सारे लोग सिरातल मुस्तकीम पे चलेंगे तो दीन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कोई नहीं रहने वाली है। और हमेशा ये चीजें रही हैं। इसके पहले भी मैंने कहा था
घर में छुरी है, छुरी की क्या गलती है? प्याज भी काटी जा सकती है और गला भी। इसकी क्या गलती है? इसके अंदर नॉलेज भी है और दूसरी चीजें भी है और हर एक के अब जेब में हैं उसके अंदर। और इसके लिए क्या छुरी की जरूरत नहीं है बोल सकते हैं, नॉलेज की जरूरत नहीं बोल सकते हैं, कंप्यूटर की जरूरत नहीं बोल सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए सिरातल मुस्तकीम पे चलने के लिए अहद करो और फिर नॉलेज को लेकर आगे कैसा बढ़ने की उसकी भी बात करो। और यही सच्चाई है, यही सभी मजहब की टीचिंग है और हिंदुस्तान में इसके ऊपर हमेशा काम हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ए और बी रिलीजन में हुआ है। आज भी 99% इस मुल्क में अच्छे लोग हैं। 1% लोगों की वजह से 99% लोग परेशान हैं, तो ये सारे परेशानियों को दूर करने का भी काम यही करेगा। पहले चोरी करके निकल के जाता था तो उसको पकड़ना मुश्किल था, अभी कैमरे के ऊपर बराबर पकड़ा जाता है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं रहती, वो बोलता साहब मैनेज की। और ये सारा मामला आपके पास पैसा भी लाएगा, आपके पास एक नया माहौल भी लाएगा। आप कामयाब जब हो जाएंगे तो एक एक बच्चा एक एक स्कूल खोलेगा। क्यों? कि उसको इसका मालूमात होगी इसकी कि एक स्कूल खोलने से, आप जिस स्कूल में पढ़े वो स्कूल में पढ़ने से आपके जिंदगी में जो चेंज आया है आप दूसरों की भी जिंदगी में लाना चाहोगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं मैं पुनः बुलाता हूँ, आइए, क्योंकि हम अभी एक दूसरे के सिस्टर इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। और मैं मानता हूं कि इसके पहले फैमिली के साथ घर वाले, दादी जान, मामू जान, खाला जान, नानी जान, ये सब मिलके दरगाह के उर्स करते थे। दरगाहों का उर्स करना है या नहीं करना है मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज जमाना बदल गया है। अपने दादा जान, अब्बा जान, अम्मी जान के साथ में अभी तालीमी इदारों के उर्स शुरू कर दो। और जिस दिन तालीमी इदारों के उर्स आप शुरू करोगे, जो आपके दादा जान जो ख्वाब देख रहे थे वो पूरा कर पाओगे और आने वाले जनरेशन को छलांग लगाने की बात भी आप कर पाओगे। इस मुल्क में इतनी ताकत है कि आपके सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और कर रहा है। आज से 2 लाख हजार साल पहले और आज तक इंसान की बुनियादी जरूरतों को क्या कहा गया है? बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी, कपड़ा, मकान। हजारों तरीके के राजे, महाराजे, बादशाह लोग होके गए, लेकिन हमारे बाबा साहेब की अम्बेडकर ने लिखी हुई राज्य घटना के तहत हमारे सारे प्राइम मिनिस्टरों ने जो काम करके बताया है, रोटी का मामला पूरा कर दिया गया है, कपड़े का मामला पूरा कर दिया है, जो हजारों सालों में नहीं हुआ था, डेमोक्रेसी के तहत करके दिखाया है। और 20 साल के अंदर मकान का भी मामला पूरा होगा और एक अजूबा होगा। इसमें तालीम भी नहीं थी, रोटी, कपड़ा और मकान ये पूरा हो चुका है। और आने वाले दिनों में हेल्थ केयर भी होगी, तालीम का भी मामला होगा और ये सारी चीजें घर में बैठ के होगी। टीचर लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी इसको समझ लीजिए, जल्दी समझ लीजिए, परफेक्ट तरीके से समझ लीजिए, वरना बिना टीचर के स्कूल भी आ चुकी है। अभी आपने जो डीएड एंड बीएड जो किया है ये सालार जंग में चले जाने वाला है और साथ में आपके पुतले भी रखे जाएंगे कि इनको 2019 में टीचर कहते थे। और आपको ताली वगैरह बजाने की जरूरत नहीं, उसके बाजू में और एक कुत्ता रखा जाएगा, इसको मैनेजमेंट कहते थे। घर में बैठ के पढ़ाई होगी, घर में बैठ के पढ़ाई होगी। 8 टीचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, अंग्रेजी और दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, 8 टीचर एक स्टूडियो में बैठकर अक्खे यूपी के स्कूलों को पढ़ा सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी मेरे कैंपस में है और वो टेक्नोलॉजी आने वाली है। सो टीचर लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाइए ताकि आप लीडर बनेंगे, नहीं के फॉलोवर। और अगर आप देर करेंगे तो सिर्फ घर में बैठेंगे। और ये सारा चेंज लाने का काम यहाँ के जिम्मेदारों ने, खालिद भाई के साथीदारों ने, और खालिद भाई ने जो हरकत की है उसका बरकत का ये जो मामला है पूरे यूपी के अंदर फैलने की दुआ करते हुए
और जब भी और कोई चीज की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं, ये वादा करते हुए आपको मेरे कैंपस में बुलाने की दावत देते हुए मैं आपकी रजा लेता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। सबसे पहले तो माजरत कि मैं इतनी देर में पहुंची, लेकिन मेरे बहुत सारे कार्यक्रम थे आजमगढ़ में, फिर उसके बाद कहीं और जाना था, फिर कहीं और जाना था, तो माजरत चाहती हूँ कि इतनी देर तक आपको इंतज़ार करवाया। मुझे ये पता चला है कि आज आपके स्कूल में कंप्यूटर सेंटर खुलने जा रहा है, जिसमें 61 कंप्यूटर्स दिए गए हैं। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि PAI इनामदार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं है जो आपको मिल रहे हैं, ये आज़ादी के लिए आपका पासपोर्ट है, क्योंकि कंप्यूटर के जरिए आपको सारी दुनिया में जो हो रहा है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आपको वो इंटरनेट पे मिल जाता है। और कंप्यूटर से घबराने की कोई बात नहीं, कंप्यूटर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो नहीं आ सकता है। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, मैं देख रही हूँ कि सब लोग उसको कैमरे की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप सब लोगों में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, हाथ उठाइए। नहीं, उससे ज्यादा भी है, शर्माइए मत, सही तरह से बताइए। तो कंप्यूटर जो है वो, मोबाइल फोन जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर है। तो जिस तरह से आपको मोबाइल फोन की आदत हो जाती है, इसी तरह से आपको कंप्यूटर की बहुत जल्दी आदत हो जाएगी। लेकिन इसको आप पूरी संजीदगी से सीखिए, इस्तेमाल कीजिए, इसको इल्म का एक बहुत बड़ा जरिया बनाइए। आप नेट पर सिर्फ इसलिए नहीं उसको सीखिए कि उसकी वजह से आपको नौकरी मिल सकती है। जाहिर है कि नौकरी में तो सहूलत मिलेगी, लेकिन आप जो दुनिया में हो रहा है, आज न्यूज़पेपर भी आपको कंप्यूटर पे मिल जाता है। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, आप पकाना चाहते हैं, तो YouTube पे हर तरकीब इस तरह से आपको दिख जाती है कि आपको पता चल जाएगा कि ये खाना किस तरह से पकाना है। अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में किस तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, वो सब आपको YouTube पे दिख जाता है। आपको ज्योग्राफी के बारे में, इतिहास के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, जो राजनीतिक सच्चाई है उसके बारे में, सब के बारे में पता चल जाता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका पूरी तरह से इसका उपयोग करें, इसका इस्तेमाल करें, और जिस काम के लिए इसको इस्तेमाल करें वो अपने इल्म को बढ़ाने के लिए। ये अब हम देखते आ रहे हैं और इससे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी मुसलमान तबके की लड़कियां इस तरह से पढ़ रही हैं। एक ज़माना ऐसा था कि इल्ज़ाम ये होता था कि नहीं, मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि उनका मजहब रोकता है। ये कितनी गलत बात है, वो इस बात से साबित होती है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि अगर तालीम के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाइए। तो ये हमारे यहाँ हमारे समाज में लिखा हुआ है कि लड़की की तालीम होना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह की तालीम होना चाहिए उसके ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। तो इन दिनों में मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तीसरी कक्षा की, और उसमें मैंने सवाल देखा, माँ कहाँ है? जवाब था माँ किचन में है, मतलब माँ रसोई घर में। दूसरा सवाल था पिता कहाँ है? जवाब था पिता दफ्तर में है, पिता ऑफिस में है।
तो मेरा ये सवाल मैंने संसद में भी उठाया था कि क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सवाल ये हो कि पिता कहाँ है और जवाब हो पिता किचन में है, पिता रसोई घर में है। ये क्यों नहीं हो सकता कि माँ कहाँ हो तो माँ दफ्तर में है। ये क्यों नहीं हो सकता है कि माँ और पिता दोनों दफ्तर में हो और माँ और पिता दोनों किचन में हो। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा होने लगेगा? अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? हाँ, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जो तालीम आपको मिल रही है वो तालीम सिर्फ चीजों को रट के और एग्जाम के अंदर उनको उगल लें ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिले। तालीम का मतलब ये नहीं है। तालीम का मतलब है अपने जहन को खोलना। तालीम का मतलब है किस तरह से समाज आगे बढ़ सकता है। न सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, लेकिन हमारी बहनें, हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, हमारे मुल्क के लोग किस तरह आगे बढ़े। और मैं ये पूरी तरह से मानती हूँ कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो सिर्फ मौके का। जब जब लड़कियों को मौका मिलता है तो वो न सिर्फ लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, बल्कि कई बार उनसे आगे भी चलती हैं। तो अपनी मुख्तसर सी बात मैं खत्म करके कहना चाहूँगी कि आज जो मैं हूँ, मेरी बेटी नम्रता मेरे साथ यहाँ है। गांव में हम लोग काम करते हैं इसलिए कि जहाँ से मेरे अब्बा की पैदाइश हुई थी उस जन्मभूमि से हम जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि औरतों को केंद्र बिंदु बनाकर हम अपनी बातें आगे ले जाएं। क्योंकि कैफी साहब ने आज से 70 साल पहले अपनी नज़्म औरत में ये लिखा था कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्विशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आज से 70 साल पहले कैफी साहब ने ये औरतों के लिए कहा था और मैं जानती हूँ कि आज हमारे समाज में, हमारे मुल्क में औरतें बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी जरूरी है कि बाकी का सफर हम इस तरह से तय करें कि हम अपने बेटों और बेटियों की परवरिश इस तरह से करें कि जो उनके सपने हैं, जो उनकी ख्वाहिश हैं, उनको पूरा करें। न सिर्फ ये समझें कि बस अब लड़की हो गई है तो इसकी शादी करते और इसकी जिम्मेदारी खत्म। बेटियों को भी हमें अपने घर में उसी तरह से इस्तकबाल करना चाहिए जिस तरह से हम लड़कों को करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है एक बुरी शादी में फंस जाती है, ऐसी शादी में फंस जाती है जहां उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, जहां उसको मारा पीटा जाता है, जहां उसको कहा जाता है कि इतना इतना तुमने दहेज भी लाया है इसलिए तुम जाओ वापस। और हम लोग डर के कोशिश ये करते हैं कि जो भी मांगे होती रहें उनको पूरा करें। ऐसा भी होता है कि जब लड़की आके अपने घर में कहती है कि आज मेरे शौहर ने मुझे मारा, तो माँ बाप ये कहते हैं कि एक बार मार दिया तो क्या है, इसकी वजह से थोड़ी शादी तोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि इसको बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बेटी पर किसी ने हाथ उठाने की जुर्रत की तो उनको पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब माँ बाप दें कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम अपनी बेटी का इस्तेकबाल अपने घर में ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कि हम अपने बेटे का करते हैं। जब तक ये सुरक्षा हम अपनी बेटियों को नहीं देंगे तब तक वो हमेशा एक ऐसी हालत में रहेंगी जहां कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो भी वो अपना मुंह सी के बंद कर लेंगे।
यही मैं औरतों के लिए ये कहना चाहती हूँ। कैफी साहब का ही एक शेर है, होठों को सी के देखिए पछताइएगा, होठों को सी के देखिए पछताइएगा आप, हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो घुटन अपने में महसूस ही मत होने दीजिए। आपकी परवाज़, आप बहुत आगे बढ़े। इन्हीं दुआओं के साथ मैं एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद जहां ताब की सौ तेरे शरर में, आबाद है कि ताज़ा जहां तेरे हुनर में, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिनाह है तेरे खून जिगर में। कोशिश पे हम की जजा दे, खोला ज़मीन दे तलक दे मज़ा दे, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। खोल आँख ज़मीं देख, पलक देख, फज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे।